रानी एक गरीब परिवार की लड़की थी। उसकी शादी भी एक गरीब परिवार में ही हुई थी। आज रानी का अपने ससुराल में पहला दिन था। उसकी ननद पिंकी की कुछ सहेलियां रानी के पास बैठी हुई थी। भाभी, इनसे मिलिए, ये है मेरी सहेलियां गीता और चंदा। तेरी भाभी तो बहुत संस्कारी दिख रही है, लगता है गांव की है। हाँ तो क्या हुआ? पिंकी, आज शाम को भाभी को भी अपने साथ फेवरेट रेस्टोरेंट में मोमोज खिलाने ले चलते हैं। मोमोज का नाम सुनते ही रानी का चेहरा खिल उठा। आप लोगों को भी मोमोज पसंद है क्या? हाँ भाभी, बहुत। मुझे भी मोमोज बहुत पसंद है, इसीलिए मैं अपने मायके से मोमोज पैक करा के लाई हूँ। सच में भाभी? रानी ने अपने बैग से एक टिफिन निकाला जिसमें ढेर सारे मोमोज थे, लेकिन मोमोज को देखते ही उसकी ननद और दोनों सहेलियों के मुंह बन गए। भाभी, ये क्या? आप किसी सस्ती दुकान से मोमोज ले आई हो क्या? कोई मोमोज गोल है तो कोई चौकोर। अरे एक बार आप लोग खाकर तो देखिए, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। इसका मतलब आपके पास मोमोज खरीदने तक के पैसे नहीं थे? भाभी, तो फिर ये आप ही खा लो, हमें ये सस्ते मोमोज देखकर उल्टी आ रही है। वो लोग वहां से उठकर चली गई। रानी को रोना आ गया। रात में जब वो अपने पति सोहन के साथ बैठी थी तब उसका चेहरा उतरा हुआ था। क्या हुआ रानी, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मायके की याद आ रही है? रानी ने सारे मोमोज कचरे में फेंक दिए थे। उसने अपने पति को मोमोज वाली बात नहीं बताई और सिर्फ इतना कहकर टाल दिया कि उसे अपने माता पिता की याद आ रही है। कोई बात नहीं, अभी नई नई शादी हुई है ना, तो ऐसा हर लड़की के साथ होता है। अरे रानी बेटा, सोहन तो सुबह 6 बजे ही निकल गया था। जल्दी से कुछ खाना बना दे, मैं उसको दे आती हूँ। हाँ माँ जी, मैंने भी उन्हें रोकने की कोशिश की पर वो रुके ही नहीं। मैंने खाना बना दिया है, ऐसा करती हूँ मैं ही दे आती हूँ। अरे नहीं नहीं रानी बिटिया, अभी तेरी नई नई शादी हुई है। उसकी सास खाना देकर वापस आ गई। घर आते ही उसकी सास गुस्सा होने लगी। इन मोहल्ले वालों को पता नहीं क्या हो गया है। बाहर देखो कितने सारे मोमोज पड़े हुए हैं। जब खाना नहीं होता तो इतना सारा मंगा क्यों लेते हैं? रानी को तो पहले ही पता था कि वो मोमोज उसने ही फेंके थे, पर उसने कुछ नहीं बताया। अरे माँ जी, आप गुस्सा मत करो, मैं साफ कर देती हूँ। वहीं दूसरी तरफ जिस बिल्डिंग में सोहन काम कर रहा था, वहाँ पर वो ईंटें ऊपर चढ़ा रहा था, लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ते समय अचानक उसका बैलेंस बिगड़ा और सारी ईंटें उसके ऊपर ही गिर गई, जिससे उसके कंधे और उसकी खोपड़ी में चोट आ गई। उसके खून बहने लगा। तभी भागकर ठेकेदार और बाकी लोग उसके पास आ गए। खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो लोग उसे उठाकर क्लिनिक ले गए और वहाँ पर उसका इलाज किया गया। शाम को ठेकेदार सोहन को लेकर उसके घर आ गया। उसकी माँ, बहन और रानी उसे देखकर बहुत हैरान रह गए। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे बेटे को? ठेकेदार साहब, ये सब कैसे हुआ? बहन जी, अब क्या बताऊं, इन लोगों का दिमाग काम पर तो रहता नहीं है। ईंट के ऊपर चढ़ा रहा होगा और जैसे ही सावधानी हटी ये दुर्घटना घट गई। ये लीजिए, आज तक की इसकी दिहाड़ी। कुछ महीनों तक ये काम नहीं कर पाएंगे। इतना कहकर ठेकेदार वहाँ से चला गया। उस घर में काम करने वाला सिर्फ सोहन ही था। यहाँ तक कि खाना बनाने तक के पैसे नहीं बचे। रानी बिटिया, ये मेरे पास 100 रुपए बचे हैं। जाओ तुम और पिंकी जाकर बाजार से जूस ले आओ, ताकि कम से कम सोहन तो ठीक हो जाए, वरना हम लोग भूखे मर जाएंगे। लेकिन सोहन ने कुछ भी खाने से मना कर दिया। घर वालों की ये हालत देखकर सोहन की आंखों से आंसू निकल रहे थे। रानी अपने पति को इस हालत में देखकर बहुत दुखी हो रही थी। तभी उसके पास उसकी ननद पिंकी आई। भाभी, अब तो दुकानदार ने हमें राशन भी उधार देने से मना कर दिया है, क्योंकि उसका पहले से ही बहुत उधार है। आपको मोमोज बनाने तो आते हैं ना, वही बना दीजिए। ननद जी, मेरे सस्ते मोमोज देखकर आपने और आपकी सहेलियों ने तो उल्टी कर दी थी। क्या पता किसी को पसंद आए या ना आए। भाभी, हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि हमें ये दिन भी देखने पड़ेंगे। मैं मोमोज तो बना दूंगी, पर मोमोज बनाने के लिए भी सामान चाहिए होता है ना, वो कहाँ से आएगा? उन दोनों की बातें सुनकर सोहन बोला, अब तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं बचे कि हम जहर खाकर मर सके। ये सुनकर रानी को झटका लगा। आप लोग परेशान मत होइए, मुझे बस एक दिन के लिए अपने मायके जाने दीजिए, मैं कुछ न कुछ इंतजाम जरूर कर लूंगी। बेटा, तेरा परिवार भी तो बहुत गरीब है। अगले दिन रानी अपनी ननद पिंकी को लेकर अपने मायके चली गई। उसने मायके में अपने पति के बारे में कुछ भी नहीं बताया और पिंकी से भी कुछ भी बताने के लिए मना कर दिया। रानी बिटिया, तू तो अपने मायके का रास्ता ही भूल गई। तुझे भी हमारी याद तब आई जब तुझे अपने पसंदीदा मोमोज खाने का मन हुआ। ये ले, सारा सामान इस बोरी में पैक कर दिया है। अगले दिन रानी और पिंकी मोमोज बनाने का ढेर सारा सामान लेकर वापस लौट रहे थे। तभी रास्ते में पिंकी ने कहा, भाभी, आपने इतना सारा सामान क्यों ले लिया? माँ जी क्या सोच रही होगी? मेरी माँ तेरी उन घमंडी सहेलियों की तरह नहीं है जो कुछ भी सोचने लगे। मैंने एक प्लान सोचा है। माँ की और सोहन की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। जरूरी नहीं है कि
घर को हमेशा एक मर्द ही संभाले, हम दोनों भी तो मिलकर कुछ दिन के लिए घर संभाल सकते हैं। आपकी कहने का मतलब है हम मोमोज बनाकर बेचेंगे? क्या बात है पिंकी, तू तो मेरे कहने से पहले ही समझ गई। भाभी, ये तरीका बहुत अच्छा है। वैसे भी आजकल की लड़कियां कुछ भी कर रही हैं। आपने उस वड़ा पाव गर्ल के बारे में तो सुना ही होगा, रातों रात करोड़पति बन गई वो। हमारे घर के बाहर जो बरगद का बहुत बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है ना, वहीं पर हम मोमोज बेच सकते हैं। लेकिन आपके बनाए हुए ये सस्ते मोमोज आखिर खाएगा कौन? ये सब बातें करते करते वो लोग घर पहुँच गए। सबसे पहले उसने घर में मोमोज बनाकर सोहन, उसकी माँ और पिंकी को खिलाए। मोमोज खाने के बाद उन लोगों को स्वाद बहुत ज्यादा अच्छा लगा। भाभी, आपके हाथों में तो जादू है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये मोमोज है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी 5 स्टार होटल की कोई डिश है। उस दिन मेरी सहेलियों ने इन्हीं मोमोज की बेइज्जती की थी ना, अब उन्हें पता चलेगा। रानी, तुम लोग ये जो करने जा रही हो ये मत करो, मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। लोग क्या कहेंगे? बेटा, तू ऐसा मत सोच, आज जमाना बदल चुका है और वैसे भी बहू अकेली नहीं है। मैं और पिंकी उसकी मदद करेंगे। अगले दिन से ही रानी ने अपनी सास और ननद के साथ मिलकर मोमोज बेचने शुरू कर दिए और देखते ही देखते शाम तक लोगों की भीड़ लग गई। थोड़ी देर बाद उनकी वही दोनों सहेलियां भी उसकी दुकान पर आई। अरे पिंकी, भाभी, आप लोगों ने तो कमाल कर दिया, इतनी सारी भीड़। मुझे लगता है आप सस्ते मोमोज बेच रही हो, इसलिए सस्ते के चक्कर में लोगों की भीड़ लग गई है। गीता चंदा, मैंने उस दिन तुम लोगों की वजह से भाभी को बुरा भला कह दिया था। मोमोज खाने तो खाओ, वरना निकल जाओ यहाँ से। पिंकी, ऐसा नहीं बोलते, जिसे भी हमारी मोमोज पसंद नहीं होंगे उसका हक है कहने का, लेकिन एक बार खाकर तो देखना चाहिए ना। चंदा और गीता ने वो मोमोज खाए और खाते ही रह गए। भाभी, ये क्या है? ऐसे मोमोज तो हमने कभी नहीं खाए। आपके ये मोमोज सस्ते नहीं बल्कि इतने महंगे हैं कि इन्हें कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। एक महीने में ही उन लोगों ने बहुत पैसे कमा लिए। अलग अलग तरीके के मोमोज बनाने शुरू कर दिए। अलग अलग तरीके के मोमोज के अलग अलग प्राइस भी रख दिए। फिर भी लोगों की भीड़ कम नहीं हुई बल्कि दुगनी हो गई। बहू, तेरे बनाए हुए मोमोज को लोग सस्ते मोमोज कहते थे ना, पर आज तेरे इस सस्ते मोमोज बनाने की कला ने हमें दोबारा खड़ा होने का मौका दिया। अब वो लोग पैसे कमाने लगे थे, इसीलिए सोहन का इलाज भी अच्छे डॉक्टर के पास कराया गया और कुछ ही दिनों में वो पूरी तरीके से ठीक हो गया। बेटा, अब तुझे मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुझे कुछ काम करना ही है तो बहू के साथ मिलकर ये मोमोज वाला काम कर, फिर पैसे इकट्ठा करके अपना खुद का रेस्टोरेंट या होटल खोल लेना। तो इस तरह से एक हारी हुई बाजी को रानी के सस्ते मोमोज ने फिर से जिता दिया और हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। नताशा के चले जाने की वजह से घर में दुख का माहौल बन गया था। जिन जहरीले तीखे मोमोज की वजह से नताशा की जान गई थी, उस बुढ़िया को अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई थी। ऐसे ही एक शाम मुकुल नताशा की तस्वीर पकड़कर रो रहा था। तभी वहाँ उसकी बहन रजनी आती है। मैं जानती हूँ भैया, आप नताशा को बहुत प्यार करते थे, लेकिन भैया अगर आप ऐसे हार मानोगे तो फिर हम उस बूढ़ी अम्मा को आखिर कैसे पकड़ पाएंगे जिसने हमारी नताशा को जहर दिया था। हमें उसका पता लगाना ही होगा और उसे उसके किए की सजा भी दिलानी ही होगी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो रजनी। जिसने भी मेरी नताशा के साथ ऐसा किया है, मैं उसे सजा जरूर दिलवाऊंगा। हमें यह पता लगाना ही होगा कि आखिर उस अम्मा ने ऐसा क्यों किया जो उसने उसे जहर वाले मोमोज खिलाकर मार डाला। तुम अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, मुझे बुढ़िया का स्केच बनवाना है। मुकुल अपनी बहन रजनी को अपने साथ लेकर पुलिस स्टेशन जाता है और उस बुढ़िया का स्केच बनवाता है। पुलिस उस बुढ़िया की छानबीन शुरू कर देती है। पुलिस बुढ़िया की तलाश शुरू कर देती है, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चलता और आखिरकार थक हार कर पुलिस को ये केस बंद करना पड़ता है। नताशा के पिता एक रोज मुकुल से मिलने आते हैं। बेटा, मैंने अपनी इकलौती जवान बेटी को खोया है। मैं ऐसे हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। मुझे किसी भी हालत में उस बुढ़िया को सजा दिलवानी ही होगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकल जी। जब तक मैं इस बात का पता नहीं लगा लेता कि आखिर उस बुढ़िया ने नताशा और रजनी को वो जहरीले तीखे समोसे देने की कोशिश क्यों की, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज मुकुल जब मीटिंग के लिए शहर से बाहर जा रहा था तो रेलवे स्टेशन पर उसकी नजर एक बूढ़ी अम्मा पर जाती है जो कि मोमोज बेच रही थी। मुकुल सोच में पड़ जाता है। अगर मैंने सीधे जाकर इससे सवाल किया तो ये यहां से भाग जाएगी, फिर हम कभी नहीं जान पाएंगे कि इसने ऐसा क्यों किया। पहले मुझे इसे अपनी बातों में फंसाना होगा। राम राम काकी, ये मोमोज कैसे दिए? 20 रुपए प्लेट है बेटा। अरे वाह, ये तो बहुत ही सस्ते हैं। अरे बेटा, इस उम्र में तो बस पेट भरने के लिए कमा लूं उतना ही काफी है। महंगा बेचकर मैंने कौन सी जमा पूंजी इकट्ठी कर लेनी है।
बोलो कितनी प्लेट करूं? आप 1 प्लेट पैक कर दो। वो बुढ़िया जल्दी से 1 प्लेट पैक करके मुकुल को दे देती है। मुकुल वो मोमोज लेकर उसी डॉक्टर के पास जाता है जिसने नताशा और रजनी का इलाज किया था। डॉक्टर जल्दी से उस मोमोज का टेस्ट करता है और फिर मुकुल से कहता है, मुकुल, इन मोमोज में भी जहर मिला हुआ है। ये वही जहर है जो नताशा और रजनी के पेट में से मिला था। रजनी की जान तो मैंने जैसे तैसे बचा ली थी, लेकिन नताशा के पेट में ज्यादा मात्रा में जहर जाने की वजह से उसकी जान चली गई। ऐसे तो न जाने ये कितने लोगों को जहर दे चुकी होगी और कितनों को मौत की नींद सुला चुकी होगी। हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा, नहीं तो न जाने ये कितने लोगों की जान ले लेगी। इतना कहकर मुकुल पुलिस स्टेशन जाता है, जिसके बाद वो इंस्पेक्टर के साथ मिलकर उस बुढ़िया को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। ऐसे ही एक रोज मुकुल उस बुढ़िया के पास जाता है। राम राम काकी, कैसी हो? आपके ये तीखे मोमोज तो मेरे सभी दोस्तों को बहुत पसंद आए, और मेरी बहन, उसका तो पूछो ही मत, वो तो आपकी फैन ही हो गई। आप ऐसा करो, आज 5 प्लेट पैक कर दो। तुम जैसे लोगों की वजह से ही तो मुझ गरीब का पेट भर पाता है। मैं अभी 5 प्लेट पैक कर देती हूँ, लेकिन बेटा तुम अपने आस पड़ोस के बच्चों को भी कहना कि मुझसे ही आकर मोमोज खरीदा करे, उन्हें अच्छा स्वाद मिलता रहेगा। वैसे आपके मोमोज में तो कुछ अलग ही स्वाद आता है, इसमें कोई मीठा जहर मिलाती हो क्या? क्या कह रहे हो बेटा? भला मैं क्यों मीठा जहर मिलाऊंगी? मेरे कहने का मतलब है कि प्यार वाला जहर मिलाती हो क्या इसमें? तभी तो आपके मोमोज जो खाता है वो बार बार यहाँ जरूर आता है। ये लो बेटा, ये तुम्हारे तीखे मोमोज तैयार हो गए, अब तुम यहाँ आते रहना। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। धीरे धीरे मुकुल ऐसे ही उस बुढ़िया का भरोसा जीत लेता है। फिर एक रोज वो उस बुढ़िया से कहता है, अम्मा तुम्हारे मोमोज की रेसिपी मुझे भी बताओ ना, ताकि मैं भी ऐसे मोमोज बना सकूं। ऐसा करो, आप मेरे साथ मेरे घर चलो और मुझे भी ये बनाना सिखाओ। नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। तुम्हारा भी परिवार है, वो सब क्या सोचेंगे, किस बूढ़ी मुसीबत को ले आया। काकी, मैंने सबसे बात कर ली है, किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद मुकुल उसे अपने घर लेकर जाता है, जहाँ पहले से पुलिस, डॉक्टर, नताशा के पिता और रजनी मौजूद होते हैं। काकी, आपने मुझे पहचाना? याद आया कौन हूं मैं? नहीं बेटा, अब नजर कमजोर हो गई है तो पहचान पाना मुश्किल है। इस लड़की को तो अच्छे से पहचानती होंगी ना आप? हाँ, ये लड़की तो आती थी मेरे पास, लेकिन आखिर आप लोग ऐसे शक भरी निगाह से क्यों देख रहे हो मुझे? क्योंकि काकी, अब हम सब जानते हैं कि आप अपने मोमोज में जहर मिलाती हो, और आपकी वजह से ही मेरी दोस्त नताशा की जान चली गई, और आज ये पुलिस आपको पकड़ने के लिए ही यहाँ आई है। अम्मा, आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप अपना सच कबूल कर लो। क्योंकि मेरे जवान बेटे की मौत भी इसी वजह से हुई थी। उसे किसी दोस्त ने मोमोज में मिलाकर जहर खिला दिया था, और जिसने ऐसा किया उसका मुझे आज तक पता नहीं चला। इसीलिए मैं सबकी जान ले लूंगी। लेकिन एक इंसान की वजह से आप सबकी जान नहीं ले सकती। माता जी, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। चलिए। पुलिस उस बूढ़ी औरत को गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद से शहर में जवान मौतों का सिलसिला रुक जाता है। बूढ़ी काकी को 3 साल की सजा होती है। साथ ही वो उस लड़के को भी पकड़ लेती है जिसने उस बूढ़ी काकी के बेटे को जलन के मारे मोमोज में जहर मिलाकर खिलाया था।